किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, दिन रहे 3, मतलब पढ़ने का 3 ही दिन है। तो ज़बरदस्त तरीकों मेरे साथ में जुड़कर बढ़िया तरीके से रीट लेवल सेकंड में जो लक्ष्य की बुक लगती है, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यूट्यूब पे शायद नहीं पढ़े हैं। इतना ज़बरदस्त मैटर है ये। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, उक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है वो? कालीबंगा है। निम्नलिखित कथन के रिकत शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के कौन सी दिशा में थे? पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर आगे, किस प्रदेश के हड़प्पाकालीन पुरास्थलों से धान यानी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो गुजरात से मिले हैं। किस प्रदेश के हड़प्पाकालीन पुरास्थलों से धान यानी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो गुजरात से। युगम सवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो लोथल से। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो लोथल गुजरात से युगम सवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका पाकिस्तान और भारत में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। सिकंदरिया, महास्थानगढ़, नागपट्टनम ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो लोहे का उपयोग नहीं करते थे, स्वर्ण, कांस्य, चांदी का उपयोग करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में पाया गया? तो सुरकोटड़ा, ये गुजरात में है, बनवाली हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? तो कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युग से संबंधित सभ्यता है। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? तो धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? तो वो चहुंदड़ो से सर्वाधिक मनके के प्रमाण मिले हैं, और चहुंदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। बनवाली हरियाणा में है। सिंधु घाटी के लोग कपड़ा यानी कपास इस्तेमाल करते थे। इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? तो वे चारों हैं, एक तो बाघ है, एक गेंडा है, एक भैंसा है और एक हाथी है। हाथी, भैंसा, गेंडा और बाघ यानी चित्ता। कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में। किस स्थल से सामूहिक समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सामूहिक समाधानों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा का कब्रिस्तान है, जो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में, तो यहाँ से सामूहिक समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समांतर चतुर्भुज के आकार में था। सही है। कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत का प्रमाण मिला है। इसमें हल की जोती गई लीकें मिली है। कहाँ से? कालीबंगा से। ये भी सही है, दोनों सही है। कथन है, हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली है। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा आंसर 1 नंबर। कथन ए और आर दोनों सही है, यानी हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ईरान की सीमा के निकट स्थित
हड़प्पाकालीन स्थल का नाम है? तो सुतकांगेडोर। तो ईरान की सीमा के निकट कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है? सुतकांगेडोर। धान की खेती के प्रमाण ये चिन्ह कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं रंगपुर से। धान यानी चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और रंगपुर। और ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों गुजरात में है। हड़प्पाकालीन निम्नलिखित स्थलों में से किस में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं? तो सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? तो पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, ये बात सही प्रतीत होती है। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। चीन की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की, ग्रीस की या श्रीलंका? तो पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है वो मेसोपोटामिया से था। निम्न में से हड़प्पा का संबंध है? तो हड़प्पा में सवाधान R37 है। तो सवाधान R37 कहाँ पर है? हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? तो बैल अंकित नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी है, बाघ है, गेंडा है और एक भैंसा है, न कि बैल है। पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति मिली है, बनवाली हरियाणा से मिली है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा दुर्गीकृत नहीं था? दुर्गीकृत कौन सा नहीं था? तो ये चौंदड़ो, यहाँ पर दुर्ग नहीं था भाई, ये दुर्गीकृत नहीं था। लोथल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा यहाँ पे दुर्ग थे। निम्न में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये राखालदास बनर्जी था। कौन था? राखालदास बनर्जी। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? तो कालीबंगा। किस स्थान का है? कालीबंगा का। सेंधो सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक स्थल है वो सिंधु है, उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? तो ये मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए? सिंधु है, उसकी सहायक नदियों के किनारे। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से नहीं मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण और विद्वान। सिंधु नदी की बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था, ये मानता है मार्शल एवं मेके। तो विद्वान मार्शल एवं मेके का क्या मत है कि सिंधु नदी की बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। बाह्य आक्रमण कौन मानता है? तो बाह्य आक्रमण मानता है गार्डन, चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर। जलवायु परिवर्तन ओरेलस्टीन के अनुसार, ओरेलस्टीन कहता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। भूतात्विक परिवर्तन देखें तो भूतात्विक परिवर्तन के अनुसार राइक्स एवं डेल्स, ए में डी है और डी में सी है। ए में डी और डी में सी, 4 नंबर सही है। किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिले हैं जिनमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो धोलावीरा से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। तो केवल कौन सा सही है? 1 नंबर सही है।
कि हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासी तांबा कांस्य का कोई ज्ञान था क्योंकि ये कांस्य ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है। मानक हड़प्पा मुद्रा किसकी बनी थी? तो सेलखड़ी की बनी हुई थी। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुत कांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दासक नदी के तट पर स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा स्थल है और स्थिति है वर्तमान में। कालीबंगा, तो कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। सुरकोटड़ा ये भुज कच्छ में है, गुजरात में। कोट दीजी सिंध में है, पाकिस्तान में। बनवाली हरियाणा में। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही कौन कौन से हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित? हड़प्पा सभ्यता वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था, सही है। वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित थे, यह भी सही है। कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर किया गया था, यह भी सही है। लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पक्की हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया। भाई प्रयोग किया था, कभी क्यों नहीं किया था, यही गलत हो गया। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई विश्व की मुहर पर निरूपित, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मुहर पर निरूपित आकृति का पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन कौन से है? यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है, यह सही है। यह पशुओं से घिरी हुई है, यह सही है। ये दो बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला एक पंक्ति में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? तो वो अन्न भंडार गृह है। यानी संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति को देखें तो उसमें एक माला के रूप में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना कौन सी है? तो वो अन्न का भंडार गृह है। कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि में नमूने प्राप्त हुए हैं। तो मृद भांडों पर, एक तो मुहरों पे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए और मुहरों के अलावा मृद भांडों पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? तो सिंधु घाटी का उत्खनन 1922 में प्रारंभ हुआ। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। कौन सी सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। फारस की खाड़ी की मुद्रा, तो फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है लोथल से। धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति कहां से मिली? तो ये हड़प्पा से मिली। अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला मिली है कहां से? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो वो है R.D. बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित पुरातत्वविद कौन से हैं? R.D. बनर्जी। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु कास्ट शव पेटी का यानी वुडन कॉफिन का साक्ष्य मिला है? तो हड़प्पा से। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है, तो सेलखड़ी से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? नगर योजना सबसे प्रमुख विशेषता थी। ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार के उत्खनन का स्थान है। यानी ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार कहां से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थानों की खोज हुई है? तो गुजरात से। सैंधव सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में से किसके नहीं बने थे? तो पत्थर के बने थे, तांबे के बने थे, कांसे के बने थे, लोहे के नहीं बने थे, क्योंकि सैंधव सभ्यता के लोग हैं
वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगर दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? तो सुमेर, बहरीन, ईरान, सभी से। सिंधु सभ्यता भारत के इतिहास के किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो लोथल। निम्न में से किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी? तो सिंधु वासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। किस काल में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले? तो हड़प्पा काल में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो दोस्तों जागते रहो भाई, सोने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करो। 3 दिन रहे हैं, अगर मेरे साथ जुड़े रहे आप तो गारंटी शुदा बात है जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब के सब आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करा दूंगा। आप 1.5 में 2 गुना में जितने में भी आपकी समझ बंध सकती है उतने में आप बजाकर वीडियो को देख सकते हैं। अरे सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए भाई, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो लक्ष्य हासिल करना है ना, तो बिना नींद की मेहनत कीजिए। चलो स्टार्ट रखिए। निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है? आप सभी को पता है वो तो कौन सा लिखा गया है। चलो उत्तर दिखा देता हूं। यजुर्वेद है, जो एक चंपू शैली में लिखा गया वेद है। मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे, मध्य एशिया के थे। ऋग्वेद कालीन आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो वह द्यूत क्रीड़ा नहीं जानते थे। अरे आर्य लोग तो द्यूत क्रीड़ा बहुत खूब अच्छी तरीके से जानते थे, तो यही असत्य कथन हो गया। आर्य लोगों के संबंध में सत्य कथन है वह गांव में रहते थे, क्योंकि ऋग्वेदिक कालीन जो संस्कृति थी वो ग्रामीण प्रधान थी। उसमें बहुविवाह का प्रचलन था। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार था। ऋग्वेदिक समाज किस रूप में संगठित था? तो जन के रूप में संगठित था। निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? बेंडस्टीन और मैक्स मुलर का मत है कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ऋग्वेदिक युग में निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का एक साधन नहीं था? द्युतक्रम था, रथ दौड़ ही, संगीत ही, नौका दौड़ कोनी। कौन सी कोनी? नौका दौड़। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। गायत्री मंत्र का संबंध है, तो गायत्री मंत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में, जो एक चंपू शैली में लिखा गया है, गद्य और पद्य में। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है श्रुति यानी संहिता है। तो वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? संहिता, जिन्हें श्रुति भी कहते हैं। श्रुति यानी वेद। ऋग्वेदिक सभ्यता का वह तत्व है जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी, तो यज्ञवाद की आलोचना की थी। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार हो गया था, जन्म हो गया था। पहले क्रम था, वैदिक काल में क्रम था, और उत्तर वैदिक काल में यानी वैदिक काल के द्वितीय सोपान में उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का आधार हो गया था, जन्म। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से। किस वेद से है? सामवेद से। कठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो ये कठ उपनिषद है, ये यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त
यानी सृष्टि का ब्रह्मा इस कारण प्रसिद्ध है कि इसमें ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? बृहदारण्यक और छांदोग्य। प्राचीनतम उपनिषद कौन से हैं? तो एक तो बृहदारण्यक है और एक छांदोग्य। ये उपनिषद भी थे भाई। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अजातशत्रु, काशी, अश्वपति, केकय और जनक विदेह का था। जन्मेजय मद्र देश का नहीं था। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर दीजिए। झंझावत के देवता। तो यहाँ पर कूट वैदिक देवता इंद्र के विषय में बात की गई है भाई। अच्छा, तो इंद्र झंझावत के यानी वर्षा के देवता थे। सही है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं थे, ये वर्षा के देवता थे, झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड नहीं देते थे। ए और सी सही है। ए और सी 3 नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं है? तो वैदिक ग्रंथों का अंग है संहिता, आरण्यक, उपनिषद, पुराण नहीं है। ऋग्वेद कालीन 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। याज्ञवल्क्य और गार्गी का स्वाद मिलता है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का स्वाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? तो स्वयंवरा ने नहीं की थी। तो वैदिक ऋचाओं की रचना की थी घोषा, अपाला और विश्वेश्वरा ने। निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने माना था कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था। ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था रावी घाटी में। कहां पर था? रावी नदी घाटी में। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसे? सभा और समिति को। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संबंध में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियां जरूर लेती थी। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। रजवसला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ये बात गलत है। निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? तो अग्निष्टोम को सोम यज्ञ माना जाता है। निम्नलिखित पाठों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, आचारांग सूत्र और विनय पिटक उपरोक्त में से कौन सा वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है? तो शतपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य से संबंधित है। बृहदारण्यक उपनिषद वैदिक साहित्य से संबंधित है। आचारांग सूत्र और विनय पिटक, आचारांग सूत्र और विनय पिटक ये वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त है। तो इंद्र के विषय में ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त है। निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? एक तो ऐत्रेय है और एक ऐत्रेय ब्राह्मण है, पूरा नाम है ये ऐत्रेय ब्राह्मण। उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था? तो उपनयन संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था? तो जब शिक्षा प्रारंभ होती थी तब उपनयन संस्कार होता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है? तो कौन से धर्म ग्रंथ में इसकी व्याख्या मिलती है? तो ऋग्वेद में। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। प्रारंभिक वैदिक काल
प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था क्या थी? तो गणतंत्र थी। सभा और समिति संस्थाएं थी आर्यों की। वैदिक धर्म आधारित था, तो वैदिक धर्म यज्ञ पर आधारित था। भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहाँ था? तो सपत सिंधु क्षेत्र में भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास था। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? तो ज्ञान के पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है यजुर्वेद में। राजसूय ये यज्ञ है। यज्ञ से संबंधित कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं केवल यजुर्वेद के। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित देवताओं में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम को। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो बिथून देना पड़ता था? आरस विवाह में। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? तो गृह सूत्र में है। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था प्रकृति पूजा। प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं। तो प्राचीन साहित्य में विवाह के 9 प्रकार हैं। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो उपनिषद में। प्रसिद्ध सूक्ति तवमसी निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलती हैं? तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलती हैं। प्रसिद्ध 10 राज्य यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है, तो ये ऋग्वेद में है। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। किस देवी या देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो यह सावित्री को है। निम्न में से किस ग्रंथ में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए गए हैं? तो छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए गए हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है? तो गंगा, जो आज की पवित्र नदी है सबसे, उसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया था? तो वेदों को 4 भागों में वेद व्यास जी ने विभाजित किया था। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति हैं? तो वरुण देवता के प्रति हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, अभिजात्य, उत्कृष्ट या सभी? तो सभी है। सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वेद शब्द का सामान्य अर्थ है ज्ञान। वेदों की भाषा जिसे देववाणी भी कहा जाता है, तो वेदों की भाषा कौन सी है? संस्कृत। आर्यों के भ्रमणशील होने के कारण इन्होंने कोई भौतिक अवशेष नहीं छोड़े। आर्य सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत है वेद। सबसे प्राचीन वेद व आर्य संस्कृति का मुख्य स्रोत है, तो वो है ऋग्वेद। आर्यों का मूल स्थान कौन सा है? आर्यों का मूल स्थान कौन सा है? यह विवादग्रस्त प्रश्न है। आर्यों का मूल निवास स्थान भारत मानने वाले विद्वान हैं पंडित गंगानाथ झा, DS त्रिवेदी, LD कल्ला, उपरोक्त सभी। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी?
तो ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी तो पितृसत्तात्मक परिवार थी। वैदिक काल में गांव के मुखिया को कहते थे तो ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामणी। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद होता था, तो उत्तर वैदिक काल में राजा का पद है वो आनुवंशिक हो गया था। ऋग्वेद में कौन सी कबीलाई परिषद का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में सभा, समिति और विदत, इन तीनों का ही उल्लेख है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए उपयोग में किया गया है? तो पुरंदर शब्द इंद्र के लिए, इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर। वैदिक काल में ऋषि वशिष्ठ किस वंश से संबंधित थे? तो ऋषि वशिष्ठ भरत वंश से संबंधित थे। 10 राज्य युद्ध में 10 राजाओं यानी 5 आर्य और 5 आर्येतर को पराजित करने वाले भरत वंश के राजा कौन थे? तो राजा सुदास थे। ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन एक शासकीय पदाधिकारी नहीं था? तो मंत्री शासकीय पदाधिकारी नहीं था, सेनानी, ग्रामणी और पुरोहित होता था। वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था, तो वैदिक काल में परिवार का मुखिया कुल्लभ कहलाता था। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जनसभा कौन सी थी? विदत थी। कौन सी थी? विदत। वह केंद्रीय राजनीतिक संस्था या सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा जो राजाओं की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी, उसे समिति कहा गया है। केंद्रीय राजनीतिक संस्था समिति के सभापति को कहा जाता था तो ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवी थी उषा, सूर्या, अदिति सभी थी। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, और पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में कौन से वर्णों का उल्लेख है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक विवाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समाज में अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे लेकिन बाल विवाह नहीं होते थे, तो ऋग्वेद काल में बाल विवाह नहीं होते थे, सही है। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, ये बात भी सही है। समाज में पुनर्विवाह होते थे, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सत्य है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववरा, विश्वम्भरा थे। ये क्या थे भाई? ये विदुषी महिलाओं के नाम है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वम्भरा। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ऋग्वैदिक काल में कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था, सभी सत्य है। ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को उष्णीय कहा गया है। वैदिक काल में देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थ के रूप में कौन से देवता को जाना जाता है? तो देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थ के देवता तो अग्निदेव है। जो कुछ अग्नि में चढ़ाया जाता है वो देवताओं के पास पहुंचता है, ऐसी मान्यता है और थी। वैदिक काल का वह देवता जो असुर कहलाता है एवं जलनिधि का प्रतिनिधित्व करता है तो वो वरुण देवता है। ऋग्वैदिक शब्द ऋत किसकी व्याख्या को स्पष्ट करता है? तो ये सृष्टि की नियमितता को, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था को, अंतरिक्ष एवं नैतिक व्यवस्था को, सभी को व्यक्त करता है। ऋग्वैदिक शब्द ऋत शब्द। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को कहा गया है, त्र्यंबक कहा गया है। क्या कहा गया है? त्र्यंबक। तो आगे महाजनपद काल है। महाजनपद काल और बौद्ध और जैन, ये 3 टॉपिक अगले पार्ट में करेंगे, यानी 2 पार्टों के अंदर पहली यूनिट हो जाएगी पूरी। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है वो कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि बहुत शानदार इंपॉर्टेंट तथ्य है। जो भी लास्ट तक पहुँचा है उनको धन्यवाद, और सभी सीरीज पूरी देखना। अपन इसी तरह सुपरफास्ट विजन में चलते जाएंगे और पूरी बुक के
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल डालेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। और अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। लाइक बहुत कम करो थे, कंजूसी ना बरत्या करो। ओके।